फॉर्मर चार्ज। फॉर्मर चार्ज कैसे निकाला जाता है? एक हाइपोथेटिकल चार्ज है एक तरह का, जो एक इंडिविजुअल एटम पर निकाला जाता है। जैसे कि मान लो कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट में वो जो माइनस चार्ज है वो कहां है ना, ये पता किया जाता है आगे। और इसमें एज्यूम किया जाता है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑल केमिकल बॉन्ड्स वो शेयर्ड क्या हो, इक्वली हो। ठीक है, ये तो खैर फालतू की बातें हैं, है ना, इन दोनों पॉइंट को छोड़ो, इनको तो मैं किसी दिन हटा दूंगा। मेन बात यह है कि फॉर्मल चार्ज एक हाइपोथेटिकल चार्ज है जो एक इंडिविजुअल एटम पे निकाला जाता है। हां, यह कह सकते हैं किस लिए निकाला जाता है, ताकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर को हम बहुत अच्छे वे में समझ सकें, ताकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर को हम एक प्रॉपर वे में समझ सके, यह मैं कह सकता हूं। तो आइए फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका देखते हैं। फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला जाता है उसके लिए बेटा एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आइए इसको एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल है हमारा कार्बोनेट। क्या है बेटा? कार्बोनेट। तो सेंट्रल एटम हमारा कौन है बेटा? कार्बन। सराउंडिंग एटम कौन है हमारे? ऑक्सीजन। ये क्या है बेटा? इसमें बॉन्ड पेयर। और ये क्या है? इस पे लोन पेयर। अब बेटा इनको नाम दिए देते हैं, क्या? ए, बी और सी, ये हमने इनको नाम दे दिए बेटा। ठीक है ना। सेंटर में कौन है पुत्र? कार्बन। ये कौन है? ओए। ये कौन है? ओबी। और ये कौन है बेटा? ओसी। अरे समझ में आया जी? तो इस तरह से हमने क्या किया बेटा, एक मॉलिक्यूल बना लिया। और ये मॉलिक्यूल कैसे बना ये तो हमें पता ही है। क्या यहां तक सब क्लियर है? यहां तक सब क्लियर है? अरे हो जाएगा भाई। अब आगे, तो बाय द एंड समरी इज दिस, हमने एक मॉलिक्यूल बनाया कार्बोनेट, और ये कार्बोनेट में सेंटर में कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और ये लोन पेयर है। अब फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे आइए जरा देखे लेते हैं। अरे वेट ए मिनट, हां आइए जरा देखे लेते हैं। सबसे पहले कार्बन, जो लिखा है वैसा वैसा करते जाओ और आंसर लाते जाओ। कैसे? नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। भाई कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। क्या कार्बन के पास कोई खाली इलेक्ट्रॉन पड़े? नहीं। टोटल कितना आ रहा है? 0। यानी कि कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है। समझ में आया हीरो? क्लियर है भाई सभी को? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओए, क्या है बेटा? ओए। ओए को देखते हैं। ओए पे क्या हो रहा है? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 6। बेटा बॉन्ड कितने हैं? सर 2। अनशेयर्ड कितने हैं? सर 4। आंसर 0। अब देखते हैं बेटा ओबी, और क्या देखते हैं बेटा? ओसी। दोनों ही एक बात है, चाहे वहां पे देखो चाहे यहां पे देखो, बात एक ही है बेटा। ठीक है ना। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 6। बॉन्ड कितने हैं? सर 1। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर 6। कितना बचा? -1 ऑन ईच। हर एक पे -1 है। यानी कि ये जो कार्बोनेट पे आपको -2 चार्ज दिखाई दे रहा है, एक माइनस चार्ज यहां है और एक माइनस चार्ज यहां है। ये माइनस चार्ज ओबी और ओसी पे है। क्या मेरी पहली ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो बोलो बोलो। जल्दी से बोलो। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है सभी को?
हो जाएगा, कोई दिक्कत? सनी फोगट, तुम बेटा कभी, वैसे तो फर्क नहीं पड़ता है ना, तुम्हारे मतलब शब्दों से इंसान की अपब्रिंगिंग का पता चल जाता है, बट फिर भी मैं तुम्हें एक छोटी सी बात कह रहा हूं, तुम एक बार व्यक्तिगत तौर पे आकर के मिलो, तुम्हारी अगर गलत फहमी मैं दूर ना कर दूं तो कहना, ठीक है सनी? ठीक है सनी फोगट? हाँ, तुम्हें बहुत अच्छा जवाब दे सकता हूं, चाहूं तो बहुत अच्छा जवाब दे सकता हूं, बहुत अच्छा रिप्लाई, ऐसा कि शक्ल अपनी जब आईने में देखोगे तो शर्म से डूब मरो, वो वाली स्थिति हो जाए, है ना? जिस तरह की तुम यहां पे लैंग्वेज यूज कर रहे हो ना, जिस तरह की तुम यहां पे लैंग्वेज यूज कर रहे हो, बहुत अच्छा जवाब दे सकता हूं, लेकिन समस्या यह है कि तुम में और मुझ में अंतर कुछ नहीं रह जाएगा, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, एक कहां तुम, एक कहां मैं टीचर, है ना? सो दैट्स वाई, इसे फर्क नहीं पड़ता। बस इतना कहूंगा कि अगर इतना है ना, तो तुम एक बार सामने आकर के ये बात बोल के दिखाओ, फिर मैं बताऊं, फिर मैं जानूं, ठीक है? ठीक है बेटा? अरे स्पैमर स्पैमर वॉट एवर जो भी है, वो तो मुझे भी पता है ये स्टूडेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ओवरऑल कह रहा हूं कि तुम में अगर इतना है ना दम, तुम सामने आकर के बताओ, ये बात कह के बताओ, तब मैं बोलूं, ठीक है? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तुम जो ऑनलाइन में फायदा उठा लेते हो ना, ये सोच करके कि कोई क्या ही कर लेगा, बेटा कर्मा हिट्स बैक। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कह लोगे, कुछ भी कर लोगे तो तुम मस्त रहोगे? कर्म ऐसी चीज है बेटा, लौट करके आएंगे, लिखा के रख लो, तुम लिखा के रख लो, ठीक है ना? अरे भाड़ में जान दो यार, क्या फर्क पड़ता है, हटाओ, चलो छोड़ो, ऑनलाइन की दुविधा यही है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं बेटा, सुबह का काम तुम यहां आकर के कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन मोदी जी ने ही कहा है कि खुले में नहीं करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे अम्मा बाबूजी की भी गलती नहीं है बेटा, क्या करें, गलती सबसे ही होती है। चलो, हाँ, बाय द एंड समरी इज दिस, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, ठीक है ना? कुल मिलाकर के ये क्लियर है भाई? तो कार्बन हो गया अपना, ओए हो गया, ओबी हो गया, ओसी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अपन ने फॉर्मा चार्ज निकाल लिया। अब जल्दी से मुझे बताइए कि फॉर्मा चार्ज में कहीं से कहीं तक कोई समस्या हो तो मुझे बताइए, फॉर्मा चार्ज में कहीं से कहीं तक कोई समस्या हो तो बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी जल्दी। नो इश्यू, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हमारा फॉर्मा चार्ज क्लियर हो गया, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बेटा रेजोनेंस की। रेजोनेंस तुम्हें तो पता ही होगा, खैर ऑर्गेनिक में हम इसको बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ते हैं, बहुत, लेकिन यहां पे हम इनऑर्गेनिक में इत्तू सा पढ़ेंगे, कित्तू सा पढ़ेंगे बेटा, इत्तू सा पढ़ेंगे, ठीक है ना? किसके थ्रू दिया गया है भाई, ये तो सब खैर फर्जी बातें, मतलब हाँ ठीक है दिया गया है, ये कोई आईआईटी में पूछने नहीं आ रहा, ये बात समझ में आ गई, ये कोई आईआईटी में पूछने नहीं आ रहा। बेसिकली होता क्या है रेजोनेंस, ये समझने की जरूरत है, तो ये दोनों पॉइंट तुम्हारे लिए बहुत 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 जरूरी हैं, एक ये और एक ये। रेजोनेंस क्या होता है? एक ही मॉलिक्यूल को मल्टीपल वे में, आई रिपीट, एक ही मॉलिक्यूल को मल्टीपल वे में रिप्रेजेंट करना रेजोनेंस कहलाता है। एक ही मॉलिक्यूल को मल्टीपल वे में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? रेजोनेंस कहलाता है। मान लो कार्बोनेट एक मॉलिक्यूल है, अब आप उसको दो तरह से, तीन तरह से, चार तरह से, 5, 6, 7, 8, 100 तरीके से, कितने तरह से आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। इसी को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। ये बात समझ में आई? और उससे भी अच्छी डेफिनेशन जो मुझे लगती है वो ये लगती है, पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन, पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन
रेजोनेंस कहलाता है। पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन क्या कहलाता है? रेजोनेंस कहलाता है। तो ये दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जो हमारे इनऑर्गेनिक में काम आता है हम उसको डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, जरा ध्यान से अच्छे से देखना, ठीक है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, प्रेजेंटेशन की बात आ रही है, एक ही मॉलिक्यूल को मल्टीपल वे में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? रेजोनेंस कहलाता है। आगे पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन क्या कहलाता है? रेजोनेंस कहलाता है। और आखिरी लाइन जो लिखी हुई है ना, वो मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। क्या कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा होंगी मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ये लाइन मैं तुम्हें कब सिखाऊंगा, कब बताऊंगा? जब एग्जाम्पल दूंगा तब उसके साथ समझाऊंगा, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। यहां तक क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या है और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है। आइए जरा इनको देखते हैं। ये दोनों बातों को पहले समझते हैं और इसी के साथ हमें रेजोनेंस भी समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए बहुत ध्यान से, एग्जाम्पल हम कार्बोनेट लेने जा रहे हैं। क्या लेने जा रहे हैं बेटा? कार्बोनेट लेने जा रहे हैं। क्या लेने जा रहे हैं? कार्बोनेट लेने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, अब बार बार एक आध सज्जन पूछे भाई सनी ने क्या बोल दिया? बेटा सनी ने अपने पापा का नाम बोल दिया था, अब तो खुश है? हाँ, उसने अपने पापा का नाम बोल दिया था, अब तो समझ में आ गया क्या बोल दिया था। चलो अब वो खत्म हो गई टेंशन। तो अब भाई इधर ध्यान दे लो। हाँ, सनी जैसे ऐसे बहुत से होते हैं जो टाइम टाइम पे अपने पापा को, मम्मी को, बहन को, सबको याद करते रहते हैं, ठीक है। अब तो खुश, हाँ, उनको बहुत याद आती रहती है। तो बस अब कार्बोनेट पे ध्यान दे लें। अगर मन में ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन खत्म हो गया हो तो अब आइए जरा कार्बोनेट पे ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, अब आइए इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, तो बाय द एंड समरी इज दिस, बहुत ध्यान से अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। हाँ, तो बाय द एंड समरी इज दिस, बात आ रही है कार्बोनेट की। क्या आ रही है? कार्बोनेट की। हाँ, कार्बोनेट की बात आ रही है बेटा। सबसे पहले ये सबसे पहले ये मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है। यहां तक किसी को भी दिक्कत है? नो दिक्कत। जल्दी से बताइए, मैसेज टाइप करिए, जल्दी से बताइए कि यहां पे डबल बॉन्ड कहां पे है? कार्बन और ओए के बीच में है। कहां पे है? कार्बन और ओए के बीच में है। यह बात समझ में आई? बाय द एंड समरी इज दिस, बाय द एंड समरी इज दिस, यहां पे डबल बॉन्ड कहां है? जल्दी से देख करके बताइए कि यहां पे डबल बॉन्ड कहां पे है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यहां पे डबल बॉन्ड कार्बन और ओबी के बीच में। यहां पे बताइए डबल बॉन्ड कहां है? यहां पे डबल बॉन्ड कार्बन और ओसी के बीच में है। यहां पे डबल बॉन्ड कहां है बेटा? कार्बन और ओसी के बीच में है। यह बात समझ में आ रही है? तो एक जगह कार्बन डबल बॉन्ड ओए के बीच में, एक जगह कार्बन डबल बॉन्ड ओ ये बी के बीच में, और यहां पे कहां है? सी के बीच में। इसी को बोलते हैं पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन। कभी ए के पास होना, कभी बी के पास होना, कभी सी के पास होना। यह बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो 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 बोलो, टेल टेल टेल। अरे क्लियर है मेरे भाई? कभी यहां होना, कभी यहां होना, कभी यहां होना। अरे हां या ना? यहां तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। जिस तरह से पाई बॉन्ड का यहां पे डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, तो क्या उस चक्कर में मुझे कार्बोनेट को तीन तरह से नहीं शो करना पड़ रहा है? करना पड़ रहा है। इसी को रेजोनेंस बोलते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करना रेजोनेंस है। पाई बॉन्ड को डीलोकेलाइज होते हुए दिखाना रेजोनेंस है। कुल मिलाकर के तीन स्ट्रक्चर बन रही हैं, यानी कि इसकी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है लाला? तीन है। ये कहलाती हैं आरएस, बोले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बढ़िया से समझ में आया? बढ़िया से समझ में आया? तो एक ही मॉलिक्यूल की तीन स्ट्रक्चर तीन तरह से दिखा देना, रेजोनेंस। पाई बॉन्ड को डीलोकेलाइज होते हुए दिखा देना, रेजोनेंस। आगे
ये क्या होता है सर? रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है मालिक? ये होता है क्या? ये अब ये क्या है सर? ये है बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब देखिए यहां पे आप मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, आपको सिंगल बॉन्ड सब दिखाई दे रहे हैं, रेगुलर बॉन्ड, हां। आपको ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये डॉटेड लाइन, हां। ये डॉटेड लाइन क्या है बेटा? ये 0.33 पाई बॉन्ड है। सर ये कौन सा पाई बॉन्ड होता है सर? 0.33, ये कौन सा पाई बॉन्ड आ गया बेटा? पाई बॉन्ड तो एक ही है, लेकिन अगर वो 3 जगह है, कितनी जगह है? 3 जगह है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो बस ऐसे समझ लो कि बेटा घर में एक पिज्जा आया और मम्मी ने क्या किया, उसके 3 पीस कर दिए, तो एक के हिस्से में कितना आया? 0.33 आया। ये समझ में आया? तो बाय द एंड समरी इज दिस 0.33 बॉन्ड सब जगह है, वहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यानी कि एक ही बॉन्ड 3 जगह है, तो एक के हिस्से में कितना है? 0.33 बॉन्ड आ रहा है। ये 0.33 पाई बॉन्ड सब जगह आ रहा है। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? हम बोलो बोलो बोलो, टेल टेल टेल, क्लियर है? तो मल्टीपल वे में रिप्रेजेंट करना, रेजोनेंस, पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन, रेजोनेंस, जितनी स्ट्रक्चर हैं वो आरएस कहलाती हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो कहलाती है वो रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाती है, जो ओवरऑल ये बताती है कि ओवरऑल कितना बॉन्ड सब जगह डिस्ट्रीब्यूट है। ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं मालिक। ये हमारा रेजोनेंस हुआ, क्लियर। अब बात आती है बेटा बॉन्ड ऑर्डर की। जिसने रेजोनेंस समझ लिया वो बॉन्ड ऑर्डर को भी बहुत अच्छे से समझ लेगा। कैसे? आइए, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ये एक बेटा फॉर्मूला होता है, जरा फॉर्मूला पढ़िए क्या लिखा है। टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, थोड़ा सा डिफरेंट की स्पेलिंग डिफरेंट ही हो गई है, कोई बात नहीं, इसको डिफरेंट ही पढ़ना लाला, है ना? हाँ, स्पेलिंग ही थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। एनीवेज, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन बिटवीन एनी 2 एटम ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब आइए मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से देखिए। ये मॉलिक्यूल कौन सा है बेटा? कार्बोनेट है। ये उसकी कौन है सर? ये उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ओके, अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालूंगा? आई रिपीट, अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालूंगा? आइए जरा दिखाता हूं इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालूंगा। इमेजिन करो कि मैंने ये 2 एटम फिक्स कर लिए। ये देखो, कोई भी 2 एटम फिक्स कर लिए। पढ़ो ऊपर क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन एनी 2 एटम। तो मैंने कोई 2 एटम फिक्स कर लिए, मैंने कोई 2 एटम क्या कर लिए लाला? फिक्स कर लिए, ठीक है? तो जरा ध्यान से सुनिएगा, ये 2 एटम है, हां, उसके बाद ये 2 एटम है, उसके बाद ये 2 एटम है। ये बात समझ में आई? ये 2 एटम है, ये 2 एटम है, ये 2 एटम है। कोई भी 2 एटम फिक्स कर लिए, लेकिन कोई भी 2 एटम फिक्स जो करो वो हर एक मॉलिक्यूल में सेम सेम करना। क्या मतलब? ये नहीं कि भैया मैं कार्बन में तो इसमें तो मैं कार्बन और OA करूंगा, इसमें मैं कार्बन और OB करूंगा, इसमें मैं कार्बन और OC करूंगा। ये नहीं होना चाहिए। 2 एटम जो भी फिक्स किए वो फिर सारे मॉलिक्यूल में सेम होने चाहिए। एनी 2 एटम, कोई भी 2 एटम डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फिक्स कर लो। यह बात समझ में आ गई? अब जोड़ो, कितने बॉन्ड सर? 2 बॉन्ड। कितने बॉन्ड सर? 1 बॉन्ड। कितना बॉन्ड सर? 1 बॉन्ड। टोटल कितना बॉन्ड सर? 4 बॉन्ड। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी सर? 3। डिवाइड बाय कितना हो गया? 3। आंसर कितना हुआ? 1.33। दैट्स ऑल। तो हम उसी रिजल्ट पे पहुंच गए जो रिजल्ट हमने थोड़ी देर पहले देखा था। कहां? यहां। कैसे भाई? 1 बॉन्ड रेगुलर दिखाई दे रहा है, हां दिखाई दे रहा है। 0.33 बॉन्ड और दिखाई दे रहा है, हां दे रहा है। तो बेटा टोटल कितना हुआ? बोलो बोलो बोलो, टोटल कितना हुआ? 1.33 हुआ। तो जो रिजल्ट हमने यहां निकाला था रेजोनेंस हाइब्रिड में,
वही रिजल्ट हमने कहां निकाला है, यहां पे निकाला है, और इसी को हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। हो जाएगा भाई। ये 7 अक्टूबर यहां भी पहुंच गया क्या, तुम सब जगह पहुंचा देते हो 7 अक्टूबर है। कोई कह रहा है सर से पूछ ले क्या होता है। सही है भाई, सही है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या है कि भाई अलग अलग जो भी स्ट्रक्चर हैं उनमें कोई 2 एटम फिक्स कर लो, लेकिन ध्यान रखना जो एक में फिक्स किया है फिर बाकी में भी वही होने चाहिए, बदलने नहीं चाहिए। और उनमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड देख लो, डिवाइड बाय 3 कर दो, क्योंकि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, 3 है, तो बॉन्ड ऑर्डर अपना आ जाएगा 1.33। क्या आ जाएगा, 1.33। समझ में आया? ठीक है। मुझे थोड़ी सी ना शर्म आ रही है बताने में, अब वो जिसको पता है वो खुद ही बता देगा यार, कोई तुम ही बता दो यार, मैं क्या बताऊं कि वो क्या है। हाँ, अब मैं क्या बताऊं, मुझे तो शर्म आ रही है बताने में। बेटा वो तो 21 नवंबर है, मेरा बर्थडे तो 21 नवंबर है भाई। हाँ, वो बस तुम खुद सोच लो कि वो फिर किसका बर्थडे होगा। आशीष सर का बर्थडे तो बेटा 8 अक्टूबर को है, 7 को नहीं है। चलो, हाँ, अब मैं क्यों बताऊं, तुम ही देख लो यार, मैं क्या, हाँ तुम्हें जो सही लगे तुम सोच लो यार। ठीक है, चलो अब इधर ध्यान दो। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये चीज यहां पे भी पहुंचेगी। सही है, सही है, सही है। चलो, तो ये भाई रेजोनेंस क्लियर हो गया भाई, यहां तक कोई समस्या, रेजोनेंस क्लियर हो गया। अब भाई देखो, अरे बता दूंगा यार, कभी मूड होगा तो बता दूंगा यार, क्या चक्कर है, 7 अक्टूबर का भी बता देंगे यार, टेंशन काहे लेते हो फालतू में। चलिए अब इधर ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि क्यूएसपी क्या है। भाई देखो, किसी किसी को रेजोनेंस देखना नहीं आता है, तो रेजोनेंस देखना नहीं आता है तो फिर हम कैसे देखेंगे बेटा, 1 प्लस पाई बाई सिग्मा से देखेंगे। तो 1 प्लस पाई बाई सिग्मा लगाइए और बॉन्ड ऑर्डर पाइए। अगर रेजोनेंस देखना नहीं आता है तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे देखेंगे, तो 1 प्लस पाई बाई सिग्मा लगाइए, बॉन्ड ऑर्डर पाइए, वेरी सिंपल। अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्लियर है भाई? अरे एक ऐसी कहानी है यार, छोटी मोटी कहानी है, कभी थी वो कहानी, अब वो अचानक कैसे सामने आई मुझे भी याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्लास में मेरे मुंह से एक दिन ऐसे कैसे निकल गया बस। अब तब से ये मेरी जान खाने में लगे हुए हैं 7 अक्टूबर के पीछे। हाँ ठीक है, हाँ तब से ये पीछे पड़े हुए हैं मेरे, तब से ही। चलो बेटा, होता है बेटा, मतलब अब समझदार को इशारा काफी है, कॉलेज में हो जाता है कभी कभी बर्थडे सेलिब्रेट, बस समझ जाओ, अब आज से आगे मत ही बुलवाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। तब से ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं भाई, तब से पीछे पड़े हुए हैं। हाँ चलो, हाँ जी, अब इधर ध्यान से देखो। अब बता तो दिया यार, समझदार को इशारा काफी होता है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये आहा आहा आहा। चलो अब इधर ध्यान दो रे। हाँ, नहीं तो मैं एआई लैंग्वेज पे होता रहूंगा रे। अब इधर ध्यान से देखो रे। हाँ, अब बात आती है बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। किसकी बात आती है बेटा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। तो आइए जरा लुईस डॉट स्ट्रक्चर को देखे लेते हैं, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से अच्छे से देखे लेते हैं। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वेट ए मिनट, वेट ए मिनट, वेट ए मिनट, एक स्लाइड मिसिंग है भाई, एक स्लाइड मिसिंग है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए आइए शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले जो मैं देखूंगा, सबसे पहले मैं जो देखूंगा वो है बेटा नंबर 1,
क्या है पुत्र? नंबर 1। सबसे पहले हम देखेंगे छोटू को। किसको देखेंगे? छोटू को। आइए छोटू का अपन थोड़ा सा बना करके देखते हैं कैसे क्या होता है कैसे नहीं होता है। सबसे पहले इसको बना करके देखते हैं। अरे क्यूएसपी तो बेटा बस एक सिंपल सा है, 1 प्लस पाई बाई सिग्मा लगाओ, कितने पाई कितने सिग्मा, लो भाई देख लो, एक बार देख लो अगर किसी को डाउट है तो क्यूएसपी में। ठीक है, ये देखो भाई, सविता ध्यान दो, सविता ध्यान दो, 1 प्लस पाई बाई सिग्मा जो मैंने बताया है, जरा ध्यान से देखो, अच्छे से देखो। इसमें तुम्हें टोटल सिग्मा कितने दिखाई दे रहे हैं? जल्दी बताओ, टोटल सिग्मा कितने दिखाई दे रहे हैं? जल्दी से बताइए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। टोटल सिग्मा कितने दिखाई दे रहे हैं बेटा? 4 सिग्मा दिखाई दे रहे हैं। पाई कितने दिखाई दे रहे हैं? सॉरी, 4 सिग्मा क्या, 3 सिग्मा, हाँ मतलब वही 4 बोल गया मैं, हाँ 3 सिग्मा दिखाई दे रहे हैं। पाई कितने दिखाई दे रहे हैं? पाई कितने दिखाई दे रहे हैं? 1। बस हो गया, आंसर आ गया, सिंपल हो जाएगा भाई। तो 1 प्लस पाई बाई सिग्मा इस तरह से कैलकुलेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर समझना है, तो आइए एक पहला एग्जांपल अपन देखते हैं। क्या? छोटू का एग्जांपल देखते हैं। बोले तो CO2 का। किसका एग्जांपल? CO2 का। आइए जल्दी से बेटा इसका N1 N2 N3 और N4 जल्दी से निकालो। N1 N2 N3 N4 जल्दी से निकालो भाई। N1 N2 N3 N4 जल्दी जल्दी जल्दी। N1 N2 N3 N4। हाँ भाई हाँ, आराम से किसी पे भी अप्लाई हो सकता है। तुम इतना डाउट काहे को करते हो यार, इतना टेंशन में क्यों रहते हो? 1 प्लस पाई बाई सिग्मा लगाइए, आप किसी का भी मॉलिक्यूल का निकालिए। मैं तो कहता हूं सबसे सिंपल, वैसे तो ये देखने से ही पता चल जाता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। मैं तो कहता हूं इसमें भी 1 प्लस पाई बाई सिग्मा लगाओ ना यार, कौन मना कर रहा है? लगाओ इसमें 1 प्लस पाई बाई सिग्मा। कितने पाई है? 2। सिग्मा कितना है? 1। आंसर कितना आना चाहिए? 3। बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है नहीं होता है? तो इतना मत परेशान हुआ करो भाई, कोई चीज बता रहे हैं तो सोच के ही तो बता रहे होंगे। अब एक सज्जन पूछा है सब पे अप्लाई होता है? क्यों नहीं अप्लाई होता है, बिल्कुल अप्लाई होता है ना? तो कुछ सोच के बता रहे होंगे बेटा, इतना काहे परेशान होते हो। चलिए, तो इस बीच आंसर आ गया भाई, ये 16 हो गया, कार्बन ऑक्सीजन और सब मिलाकर के 16 हो गए। ये कितने हो गए बेटा? 24 हो गए, हाँ या ना? माइनस करने पे कितना आया बेटा? ये 8 बचा, डिवाइड बाय 2 किया तो 4 बॉन्ड पेयर हो गए, यस और नो? और उसके बाद बाय द एंड समरी इज दिस, N4 की बात करें हम तो N4 कितना हो गया हमारा? बोले तो ये भी 8 हो गया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, ये 4 हो गए, ये लोन पेयर हो गया। अब आइए जरा देखते हैं सेंट्रल एटम हमारा कौन होगा, हमारा नेता कैसा हो? कार्बन जैसा हो। तो भैया ये कार्बन हो गया, ये सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन हो गए। अब बॉन्ड पेयर बांटने हैं, बांट दो, 1 2 3 4। अब ये बताओ कार्बन का ऑक्टेट पूरा है या नहीं है? जल्दी से बताइए, शाबाश शाबाश शाबाश। तब तक मैं इसको नाम दिए देता हूं A और इसको नाम दिए देता हूं B। कार्बन का ऑक्टेट पूरा है या नहीं है? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, कार्बन का ऑक्टेट पूरा है। तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, कार्बन को छूने की जरूरत नहीं है। ये 4 लोन पेयर कहां जाएंगे? OA और OB पे जाएंगे। वहां पे कितने कितने लोन पेयर की जरूरत है? देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो OA को बॉन्ड पेयर से मिल रहे हैं, तो कितने और चाहिए? 4 ही और चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि 2 लोन पेयर चाहिए। तो एक यहां बना दिया और ये दूसरा लोन पेयर यहां बना दिया, फिर एक लोन पेयर यहां बना दिया और ये दूसरा लोन पेयर यहां बना दिया। दैट्स ऑल। ये बात समझ में आ गई? तो क्या हमने N1 N2 N3 N4 से कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में क्या हमने बड़ी आसानी से बॉन्ड पेयर लोन पेयर को फाइंड आउट कर लिया? अब आइए दूसरी चीजें देखते हैं। ये तो पहली बात हो गई। नंबर 1 बेटा RS कितनी है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताइए कितनी है? नंबर ऑफ RS कितनी है? जल्दी से बताइए, नंबर ऑफ RS कितनी है?
इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूरी हो सकती हैं? वेरी गुड, इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकती हैं। ये देखो, एक तो ये सामने मेन मॉलिक्यूल तो है ही, दूसरा मॉलिक्यूल कैसा होगा, सपोज ऐसा होगा, लाइक दिस, और तीसरा मॉलिक्यूल कैसा होगा बेटा, ऐसा होगा। तो नंबर ऑफ आरएस कितनी होंगी बेटा, 3 होंगी। नंबर ऑफ आरएस कितनी होंगी लाला, 3 होंगी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, क्या सर इससे लोन पेयर के डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई असर पड़ेगा? देखो, असर तो देखा जाए नहीं भी पड़ेगा, कहो तो नहीं भी पड़ेगा, मानो तो पड़ेगा। क्या मतलब भाई, जहां जैसी क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट है, वहां पे वैसे हमें लोन पेयर लगाना पड़ेगा, लेकिन ऑक्टेट पूरा रहेगा, है ना। क्या मतलब सर, देखिए यहां पे 2-2 लोन पेयर हर एक पे हाँ है, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में यहां पे 3 लोन पेयर हो जाएंगे, और इस केस में यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, एक ही लोन पेयर रह जाएगा। इस केस में यहां पे 3 लोन पेयर हो जाएंगे, और इस केस में यहां पे एक ही लोन पेयर रह जाएगा। तो मैंने कहा ना, डिस्ट्रीब्यूशन पे असर पड़ेगा भी नहीं भी पड़ेगा। मतलब यह है कि आप लोन पेयर को अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल लोन पेयर 4 ही रहेंगे, ओवरऑल बॉन्ड पेयर 4 ही रहेंगे। यह बात समझ में आ गई। आगे अब आपसे पूछा जाए इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए क्या होगा, दूसरा पॉइंट कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो बेटा कोई भी 2 स्ट्रक्चर जो है, कोई भी 2 एटम फिक्स कर लो, जो आपके मर्जी पड़े, कोई भी 2 एटम फिक्स कर लो। तो मान लो मैंने ये 2 एटम फिक्स कर लिए, ये 2 एटम, इन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मैंने ये 2 एटम फिक्स कर लिए, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने आ रहे हैं, 6। नंबर ऑफ आरएस कितनी है, 3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2। अगर आरएस देखना नहीं आता है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस पाई बाई सिग्मा लगाइए, आगे बढ़ जाइए। वेरी सिंपल, 1 प्लस पाई बाई सिग्मा लगाइए, आगे बढ़ जाइए। यह बात समझ में आई। एक सज्जन मैसेज कर रहे हैं कि सर CO2 में जो आखिरी की 2 स्ट्रक्चर हैं वो सेम है। तो बेटा अगर तुम्हें ये स्ट्रक्चर सेम नजर आ रही है, तब तो फिर तुम्हें ये स्ट्रक्चर भी सेम नजर आ रही होंगी बेटा, फिर तो ये स्ट्रक्चर भी सेम ही बोल दो, बात खत्म करो। बाय द एंड समरी इज दिस, जिसको तुम कह रहे हो कि तुम्हें स्ट्रक्चर सेम नजर आ रही है, उसमें बेटा मुझे पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन नजर आ रहा है। जैसे यहां डबल बॉन्ड यहां है, तो यहां डबल बॉन्ड यहां है, और वहां डबल बॉन्ड वहां है। उसी तरीके से जो स्ट्रक्चर तुम्हें सेम नजर आ रही है, अगर मेरे आंखों से देखोगे, मेरे हिसाब से चलोगे, तो उसमें तुम पाओगे कि यहां तो पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। यहां पाई बॉन्ड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था, यहां पे इधर चला गया, वहां पे उधर चला गया, तो बेटा ये स्ट्रक्चर सेम कैसे हो सकती है? बात समझ में आ रही है? क्लियर है भाई? तो जिसे तुम्हें लग रहा है कि सेम स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में बेटा वो पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो CO2 बढ़िया से समझ में आ गया मेरे भाई, CO2 बढ़िया से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला मॉलिक्यूल देखते हैं बेटा, अगला मॉलिक्यूल क्या है, अगला मॉलिक्यूल क्या है, CO है। क्या है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना। जरा ध्यान से देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है और कैसे है। N1 N2 N3 N4 बताओ, N1 N2 N3 N4 बताओ। जल्दी 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 जल्दी, N1 N2 N3 N4 बताओ।
जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये 10 होगा, ये 16 होगा, ये 6 होगा, डिवाइड बाय 2 होगा, 3 होगा, ये बॉन्ड पेयर हो गए, और ये कितने हो गए, ये 4 हो गए, डिवाइड बाय 2, ये 2 लोन पेयर हो गए। ये बात समझ में आ गई? चलिए बेटा, ये कार्बन दिखाई दे रहा है, हाँ गुरुजी। ये ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, हाँ। कितने बॉन्ड बनाने इनके बीच? सर 3 बॉन्ड बनाने। अब बात आती है लोन पेयर की। 2 लोन पेयर जाने कहां जाएंगे, जल्दी से बताइए। 2 लोन पेयर जाने कहां जाएंगे, जल्दी से बताइए। 2 लोन पेयर जाने हैं, कहां जाएंगे, जल्दी से बताइए। एक एक लोन पेयर दोनों पे जाएगा रे। समझ में आया रे? बिल्कुल सही समझ में आया है रे, तेरे समझ में आ गया बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक एक लोन पेयर दोनों के पास जाएगा, एक ऑक्सीजन पे जाएगा, एक कार्बन पे जाएगा। रीजन बीइंग भाई 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, तो भैया दोनों के हिस्से 6 इलेक्ट्रॉन तो आ गए। ऑक्टेट पूरा करना है, तो ऑक्टेट पूरा करना है तो एक एक लोन पेयर दोनों को दे दो ना यार, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। 1 लोन पेयर है ना फॉर ईच, यस और नो। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये भी जवाब सही। अगला पॉइंट है मेरा क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन 3-3 बॉन्ड बना रहे हैं, हाँ गुरुजी 3-3 बॉन्ड बना रहे हैं। तो बेटा जब कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है या ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो बेटा एक काम करो, बहुत ही द्रुत गति से, तेजी से, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे तो आगे निकल जाओगे, ऐसे पीछे की तरफ चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, और वैलेंसी चेक करो कार्बन की, वैलेंसी चेक करो ऑक्सीजन की। जब ये 3 बॉन्ड बनाते हैं तो पता करो कि उसमें एक बॉन्ड कौन सा होता है, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ। शाबाश 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 शाबाश। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो जब कार्बन या ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। उसमें एक क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ध्यान से देखो, जब कार्बन या ऑक्सीजन 3-3 बॉन्ड बना रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। देख लिया ध्यान से, देख लिया। अब हमारे पास बहुत बड़ी एक समस्या है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डायरेक्शन ऑक्सीजन टू कार्बन है या कार्बन टू ऑक्सीजन है? हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि लोन पेयर कौन दे रहा है, ऑक्सीजन कार्बन को दे रहा है या कार्बन ऑक्सीजन को दे रहा है? हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए, इसको पता करने के लिए बेटा हम मदद लेंगे किसकी? फकीर चंद की। फकीर चंद की हम मदद लेंगे। फकीर चंद बोले तो हमारा एफसी, बोले तो फॉर्मल चार्ज। क्या मतलब? आइए जरा देखिए, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए बेटा। ये कार्बन दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, बॉन्ड 3 होते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। चार्ज कितना आ रहा है सर? -1 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं सर? 6 होते हैं। बॉन्ड कितने हैं? 3 है। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। चार्ज कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। कहने का मतलब है यहां -1 है, यहां पे +1 है। इसका मतलब साफ है कि लोन पेयर ऑक्सीजन से कार्बन की ओर जा रहा है। लोन पेयर ऑक्सीजन से कार्बन की ओर जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो फॉर्मल चार्ज बोले तो फकीर चंद का यूज हम इसीलिए करते हैं ताकि हम पता लगा सकें कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन कहां है, ऑक्सीजन टू कार्बन या कार्बन टू ऑक्सीजन। बढ़िया से समझ में आया? फॉर्मल चार्ज का असली यूज समझ में आया कि फॉर्मल चार्ज का असली यूज क्या है? ऐसा है, बुरे वक्त में बहुत साथ देता है। बुरा वक्त मतलब जब बच्चा कंफ्यूज होता है कि यार कार्बन ऑक्सीजन में कहां पे जा रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मुझे कैसे पता चलेगा, भूल गया, तो भैया उस समय ऐसे होता है। ठीक है,
उस समय फॉर्मा चार्ज का खतरनाक काम आता है, यूज आता है। जिस समय तुम्हारे अंदर से आवाज आती है क्या, भूला, तो उस समय ये तुम्हें याद दिलाता है कि कहां से कहां डायरेक्शन होता है। बेटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो मैटर ही नहीं करती ना, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस को बड़े आराम से दे सकता है, सब रिक्वायरमेंट का खेल है। एक के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, एक के पास लोन पेयर है, ये सारी बातें बता चुका हूं। हो जाएगा। वेकेंट ऑर्बिटल, हाँ बिल्कुल, कॉन्फ़िगरेशन से भी पता चल सकता है कि वेकेंट ऑर्बिटल किसके पास है ना, और क्या कहते हैं लोन पेयर किसके पास है, उससे भी पता चल सकता है। बट कभी कभी हो जाता है बेटा, बच्चे हो तुम लोग, प्रेशर में होते हो, कभी कभी कुछ चीजें नहीं याद रहती, पेपर में डर होता है, तो उस समय फॉर्मा चार्ज से पता कर लो, वेरी सिंपल, ठीक है। अदरवाइज कॉन्फ़िगरेशन से भी पता चल जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके मैन, ओके 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 ओके, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है, उसका क्वेश्चन तो जेन्युइन है भाई, हाँ ऐसा नहीं है कि कोई स्पैमिंग हो, उसका क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है। क्या वो कह रहा है, सर जब एक लोन पेयर जा रहा है, एक लोन पेयर जा रहा है, तो इधर -1 और +1 ही क्यों आ रहा है। मैं समझ गया, वो ये शायद कहना चाह रहा है कि अगर इधर से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो एक के पास क्या आना चाहिए, +2 आना चाहिए, दूसरे के पास क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद आप यही सोच रहे होगे, है ना। आओ बेटा उसका भी जवाब दिए देते हैं, आओ उसका भी जवाब देते हैं, ठीक है। जरा इधर ध्यान से देखना, इसके लिए थोड़ी सी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ बताइएगा, जो मैं पूछ रहा हूं बताइएगा। बेटा कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्दी से बताओ, शाबाश शाबाश शाबाश। कार्बन के वैलेंस शेल में कार्बन के वैलेंस शेल में वेरी गुड, 4 होते हैं, सबके जवाब सही हैं, ठीक है। हाँ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है 4 होते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है ना, अनइक्वल शेयरिंग है, हाँ है। लेकिन बेटा एक बॉन्ड में है तो 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ है। तो बेटा एक बात बताओ, एक बॉन्ड में अगर है तो 2 इलेक्ट्रॉन, माना कि अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, आई एग्री विद यू, लेकिन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ है। तो बेटा एक बात बताओ, टोटल कार्बन के हिस्से में कितने इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, उसके बाद कमेंट बॉक्स में जवाब करना, हाँ वरना काटा कूटा मच जाता है और कुछ भी नहीं। माना कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, लेकिन हो तो शेयर ही रहे, और उन पे दोनों का अधिकार है, तो कार्बन के हिस्से में कितने इलेक्ट्रॉन आए, कार्बन के हिस्से में कितने इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, जरा गिन करके बताओ। कार्बन के हिस्से में कितने इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, जरा गिन के बताओ। 5 काउंट होंगे। जिनको 5 का फील नहीं आया उनको फील दिलाए देते हैं। 1 दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहे हैं ना, कार्बन के हिस्से में तो एक ही आ रहा है, कार्बन कोई 2 इलेक्ट्रॉन रख करके तो बैठ नहीं गया, कार्बन के हिस्से में तो एक ही आ रहा है। तो 1 2 3 4, और ये कार्बन के हिस्से में जो एक आ रहा है 2 में से, टोटल कितने आ रहे हैं, 5। तो बेटा वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 4, और कार्बन के हिस्से में कितने आ रहे हैं, 5, यानी कि कितने ज्यादा आ रहे हैं, 1। तो -1 लिखूंगा नहीं लिखूंगा, बोलो बोलो, टेल टेल, -1 लिखूंगा नहीं लिखूंगा। और उसी तरीके से इसको भी प्रूफ कर देते हैं, क्या, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सर 6 होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ऑक्सीजन के हिस्से में कितने काउंट हो रहे हैं, सर ऑक्सीजन के हिस्से में 5 हो रहे हैं, तो यानी कि एक कम हो रहा है,
तो वहां एक ज्यादा हो रहा है, दैट्स वाई -1, यहां पे एक कम हो रहा है, दैट्स वाई +1। कैसी रही? तुम सोचा करो अच्छी अच्छी चीजें, मैं क्लियर करूंगा, तुम टेंशन मत लिया करो, मेरे पास हर तरह की चीज का जवाब है, तुम बस एक बार पूछ लिया करो, मन में कुछ मत रखा करो। समझ में आई? सर ये सब पे अप्लाई होगा? मन में ये भी डाउट आ सकता है, क्या सर ये सब पे अप्लाई होगा? हां बेटा होगा, आओ जरा प्रूफ दिए देते हैं, सब पे अप्लाई होगा। पूरा क्यों नहीं आ रहा है? सब पे अप्लाई होगा, कैसे? आइए बेटा, ये ओबी और ओसी है, हां है। ओबी और ओसी है, हां है सर है। इन पे -1 चार्ज आपने कैलकुलेट किया था? हां किया था। तो यहां पे भी वो अप्लाई होना चाहिए अगर ये कंसेप्ट है तो? हां बिल्कुल होना चाहिए। तो आओ जरा अप्लाई करे लेते हैं, जरा गिनना बेटा कितने इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहे हैं टोटल, गिनना टोटल कितने इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहे हैं। 6 तो सामने सामने दिखाई दे रहे हैं, और जो ये बॉन्ड बन रहा है इसके 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, तो 6 और 1 कितने हो गए? 7। 7 काउंट हो गए? हां हो गए। तो एक ही तो ज्यादा आ रहा है? हां सर एक ही ज्यादा आ रहा है, तो -1 बोलूंगा ना, कहां दिक्कत आ रही है? कैसी रही? मजा आया? इसे परेशान मत हुआ करो, तुम बस अपना डाउट बताया करो ईमानदारी के साथ, मैं उसको क्लियर करूंगा, टेंशन मत दिया करो। हो जाएगा मेरे भाई? चलिए हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। सर सीओ पे चार्ज क्यों नहीं दिखा रहे हैं फिर? अरे क्यों दिखाएंगे बेटा, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। क्यों? आओ मैं बता देता हूं क्यों नहीं दिखाएंगे। बेटा ये -1 है, हाँ है, ये +1 है, हाँ है, तो बेटा -1 से +1 कैंसिल हो गया, हाँ हो गया। तो बेटा सीओ पे क्यों चार्ज दिखाऊंगा? बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। सीओ को मैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल मानूंगा क्योंकि चार्ज से चार्ज बैलेंस हो गया। ये बात समझ में आ गई? चार्ज से चार्ज बैलेंस हो गया। हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया भाई अपना, ये काम भी हो गया। अब जल्दी से देख लो, ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो आपको, अभी मैं क्लास नहीं छोड़ रहा भाई, है ना? हाँ, ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो आपको घर पे बैठ के सिर्फ इनका N1 N2 N3 फाइंड आउट करना है, N1 N2 N3 N4, और कुछ भी नहीं करना है। ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, 5-6 मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब फाइंड आउट करने अगले ट्रेंड पे, यानी कि जब कल मिलेंगे तो मैं बताऊंगा, प्लस ये क्वेश्चन भी आपको करने हैं, ठीक है ना? ये सारी चीजें आपको करनी है। ओके, अब आइए नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, बधाई हो, हाइब्रिडाइजेशन। क्या शुरू करने जा रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो जल्दी से एक गिलास पानी पी लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, 30 सेकेंड्स का आपके पास समय है, जल्दी से पानी पी लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, और फिर हम हाइब्रिडाइजेशन शुरू करते हैं। मगर ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स, इससे ज्यादा 1 सेकेंड नहीं। जल्दी से पानी पी लो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं पानी पानी ठंडा है ना? हो गया? चलिए आइए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा यह समझना जरूरी है कि हाइब्रिडाइजेशन जरूरी क्यों होता है। जब हमारे पास ओवरलैपिंग थी, जब हमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनाना आता था, जब हमारे पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर थी, सब कुछ था, तो फिर ऐसी हमें क्या जरूरत पड़ गई कि हमें हाइब्रिडाइजेशन लाना पड़ा। तो मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप रिप्लाई कर दीजिएगा, क्या ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन होने से
सॉरी, क्या ओवरलैपिंग और लुईस डॉट स्ट्रक्चर होने से क्या आप मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ बताने में कैपेबल थे? क्या आप मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन करने में कैपेबल थे? क्या आप मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बताने में कैपेबल थे? नहीं थे। ये सारी चीजें आप बताने में कैपेबल नहीं थे, भले चाहे आपको सिग्मा पाई बॉन्ड पता था, डेल्टा बॉन्ड पता था, लेकिन आप ये सारी चीजें बताने में कैपेबल नहीं थे। आप ज्योमेट्री नहीं बता सकते थे, आप बॉन्ड एंगल नहीं बता सकते थे, आप बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं बता सकते थे, आप कुछ नहीं बता सकते थे सिवाय लोन पेयर बॉन्ड पेयर के, कुछ नहीं बता सकते थे। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन को लाना जरूरी हुआ। लोग बाग अड़ गए, प्रूफ करो कि ओवरलैपिंग से हम ये सारी चीजें नहीं बता सकते, तभी हम तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने प्रूफ कर दिया कि देखो क्या कहते हैं, वीबीटी के अकॉर्डिंग आप CH4 मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मेरी लाइन सुनो, मैंने क्या बोला, मेरी लाइन पे गौर करो, मैंने अभी अभी क्या बोला। जब उनसे बोला गया कि क्या कहते हैं आप प्रूफ नहीं कर, क्या कहते हैं ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप प्रूफ करो, तो हमने उठा करके एक एग्जांपल ले लिया CH4 मॉलिक्यूल, और हम इसको प्रूफ कर देंगे कि देखो अकॉर्डिंग टू वीबीटी CH4 मॉलिक्यूल को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। CH4 मॉलिक्यूल को आप प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू वीबीटी बोले तो ओवरलैपिंग से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कैसे? आइए जरा ध्यान से अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले बात आती है बेटा कार्बन की। क्या होता है ये? सर 2s और 2p होता है। सर ये तो आपने वैलेंस शेल लिख दिया। भाई शुरू से कहता आ रहा हूं क्या कि बॉन्डिंग में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। किसके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो कंडीशन कैसी थी? ऐसी। ये कौन सी स्टेट थी? ग्राउंड स्टेट। क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद ये एक्साइटेड स्टेट में गए। अब क्या हो गई स्थिति? अब ऐसी हो गई। ये कौन सी स्टेट है? एक्साइटेड स्टेट है। अब यहां से कार्बन चचा की प्रॉब्लम, असली प्रॉब्लम शुरू हुई। कार्बन चचा उदास बैठे हुए थे, बोले 4 मेरे पास अनपेयर्ड हैं, अब इनको पेयर्ड कराने का वक्त आ गया है, कहां से लाऊं इनके लिए 4 अनपेयर्ड। वहां से कौन जा रहा था? हाइड्रोजन 1s1 इलेक्ट्रॉन लेकर के। कौन जा रहा था? हाइड्रोजन।